हमारी सुबह होती थी। दूरदर्शन का वंदे मातरम जो सुबह सुबह आता था, उससे हमारी सुबह शुरू होती थी। हाँ, विविध भारती की जो शुरुआत है वो वंदे हाँ, मातरम से। वैसी वंदे मातरम थी। और फिर जब शाम होती थी, हवा महल की जो रिंगटोन आता था, जो वाह टोन आती थी बहुत अच्छी। शायद जैसा भी माहौल हो, लेकिन एक लता का गाना या एक वाह। हेमंत दा का गाना या गुलजार साहब का कोई गाना चल जाए तो घर एकदम से शांत हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को सच में भाषा का उच्चारण समझना है तो आपको विविध भारती सुननी होगी। अरे कसम। जी, मैं मेरे एक्टर्स को बोला हूँ कि मतलब आपको सुनना होगा। विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने लेखक और निर्देशक नीरज घायवन। बहुत बहुत स्वागत नीरज आपका। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ बातचीत करने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, यहाँ विविध भारती के ऑफिस आते आते ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मैं विविध भारती के ऑफिस नहीं, बस अपने बचपन के घर लौट रहा हूँ। क्या बात है, क्या जी, बात है। बिल्कुल। किस तरह की यादें रही हैं आपकी विविध भारती के साथ, क्योंकि आपने कहा कि आप बचपन के घर लौट रहे हैं, तो मैं उन बचपन की यादों को दोहराना चाहता हूँ। जी, हम लोग हैदराबाद में पले बड़े। जब मैं छोटा था, हम लोग एक बहुत ऐसी, जैसे होम बाउंड पिक्चर में जो घर दिखाते हैं वैसा ही कुछ घर था, कवेलियों वाला घर। और उसमें पापा जो थे गवर्नमेंट ऑफिसर थे, एग्रीकल्चर रिसर्च में, तो इसलिए हम लोग आउटस्कर्ट्स में रहते थे। और मम्मी जो हैं, क्योंकि पापा की सैलरी इनफ नहीं थी हम 4 बच्चों के लिए। मेरी 3 बहनें हैं, स्मिता, शैलजा, वैशाली। और तो उन हम सब की पढ़ाई, सबका ये, तो मम्मी ने टेलरिंग करना शुरू कर दिया था। और क्या था कि क्योंकि मेहनत का माहौल था और थोड़ा स्ट्रगल पीरियड था, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी बेचते थे, ये सब भी करते थे। तो घर में ऐसा माहौल था ना, तो घर को घर जो बनाता था वो विविध भारती का संगीत था। वाह वाह। क्योंकि जब भी विविध भारती चलता था, एक ऐसा लगता था चलो ठीक है, चाहे लाइफ में शायद जो भी टेंशन हो, पापा चाहे जितने भी काम को लेके त्रस्त हो, मम्मी चाहे कितनी त्रस्त हो, हम सब भी जितने परेशान हो, लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड में अगर विविध भारती चल रहा है तो ऐसा लगता था कि यही घर है, ये होता है घर का एहसास। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे हमारी सुबह होती थी। दूरदर्शन का वंदे मातरम जो सुबह सुबह आता था, उससे हमारी सुबह शुरू होती थी। हाँ, विविध भारती की जो शुरुआत है वो वंदे हाँ, मातरम से। वैसी वंदे मातरम थी। और फिर जब शाम होती थी, हवा महल की जो रिंगटोन आता था, जो वाह, टोन आती थी बहुत अच्छी, वो जहन में बैठ गई है। क्या तो बात है। इस सब को लेके, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि शायद मेरा ही नहीं, शायद कई सारे लाखों घरों में ये होता होगा कि आपके घरों में शायद जैसा भी माहौल हो, लेकिन एक लता का गाना या एक वाह। हेमंत दा का गाना या गुलजार साहब का कोई गाना चल जाए तो घर एकदम से शांत हो जाता है। तो शायद यही प्रवृत्ति मेरी रही है। इसके कारण मैं ये भी करता हूँ कि मैं फ़िल्म सेट्स पे काफ़ी गाने चलाता हूँ। गजब। जी, मेरे साथ ये ऐसा शायद विविध भारती की देन होगी, क्योंकि बचपन में ऐसा सीखा था, क्योंकि जब गाने चल जाएंगे तो घर में सब सही हो जाएगा, कोई उत्तेजित नहीं होगा, कोई अ, वो नहीं होगा। तो अब जैसे किरदारों को लेके मैं इस किरदार के लिए एक प्लेलिस्ट बनाता था, अच्छा। और हर किरदार के लिए अलग प्लेलिस्ट, हर सीन के लिए एक प्लेलिस्ट बनाता था। तो उनको उस माध्यम में जोड़ने के लिए काफ़ी कुछ मुझे काम आता था। क्या बात है, क्या जी, बात है। जैसे अब मैं उनको, जब मैं होम बाउंड फिल्म बना रहा था, तब मैंने उन्हें काफ़ी सारे ब्रीफ दिए। मैंने बहुत फ़िलोसॉफिकली फ़िल्म की बात करता था, लेकिन मैंने बोला कि ये सब बोलने के बजाय अगर मैं बोलूँगा कि फ़िलोसॉफिकली ये फ़िल्म एक गाने में है। और वो गाना है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, वो है राह पे रहते हैं, वाह। गुलजार साहब का गाना है, नमकीन फिल्म का गाना। नमकीन। अब जैसे आप देखेंगे, मैंने कई बार स्पेशली ईशान का जो किरदार है, शोएब, उसके किरदार में ये गाना मैंने उसे बहुत लेके आया। और मैं जब क्लाइमैक्स शूट हो रहा था ब्रिज पे, जब वो बहुत एक संजीदा सीन जो उसने बहुत बखूबी निभाया है, वो जब कर रहा था ना, तब मैंने ये गाना प्ले किया। ओह। जी, बिल्कुल। तो वो एकदम से वो हो गया था। तो ऐसे में कह रहा हूँ कि मेरी एक और धारणा भी ये रही है ना कि हम शायद हमारी जो यादें जुड़ी होती हैं, जैसे अब मेरा बचपन का घर वो नहीं रहा अभी, है ना। जहाँ हम दोस्तों यारों के साथ बैठते थे वो अड्डे नहीं हैं अभी। दोस्त यार भी बदल गए हैं, है ना। हम लोग खुद बदल गए हैं, हम लोगों की परिभाषा बदल गई है। लेकिन पता है एक चीज़ जो कायम रहती है, किसी एक गाने का जो आपको अनुभूति हुई थी उस वक्त,
वाह, वो आप अभी सुनेंगे तो आपको वैसी अनुभूति होगी। बहुत प्यारी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गाने जो हैं वो हमारे अतीत की पुनरावृत्ति है। हाँ है बिल्कुल। ना? हम अपने अपने अतीत में ले जाते हैं, वो हमारे रेफरेंस पॉइंट होते हैं। और इसी माध्यम से संगीत हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, बिल्कुल। क्योंकि वो कभी नहीं बदलता है। उस एक गाने को सुन के जो अनुभूति मुझे शायद 19 साल की उम्र में हुई थी, वही मुझे अभी भी होती है कि मुझे वो सारे मंजर आ जाते हैं और वही छवि एकदम सामने आ जाती है। तो एक तरीके से आपको टाइम ट्रैवल करने के लिए द इजीएस्ट वे इज़ की म्यूज़िक। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। जब आपने इस गाने को होमबाउंड के उस कैरेक्टर से जोड़ा शोएब से, तो एकदम से एक घंटी बजी कि कैसे गाने कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी और फिल्म में किसी और कैरेक्टर के लिए आ चुके हैं। ये बिल्कुल नई बात है। होम बाउंड को लेकर आपने कुछ एक्टर्स से विविध भारती सुनने को कहा। आपने अभी थोड़ी देर बाद पहले जब हम माइक पर आए उससे पहले जो अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, मुझे लगता है वो बातचीत यहाँ दोबारा की जाए ताकि श्रोताओं तक पहुँचे। देखिए, मुझे भाषा को लेके बड़ी मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ फिल्मों में। तो मेरी ये कोशिश रही थी कि जब हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे, जब इन सब एक्टर्स को डायरेक्ट का, लैंग्वेज का, तो जब मैंने वर्कशॉप किया तो सबसे पहले तो मतलब जो सोशियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी कंट्री में क्या है, हमारा इतिहास क्या है, वो सब देकर फिर भाषा को लेकर काफ़ी सारी बातें हुई। फिर जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को सच में भाषा का उच्चारण समझना है तो आपको विविध भारती सुननी होगी। अरे गजब। जी, मैं मेरे एक्टर्स को बोला हूँ कि मतलब आपको सुनना होगा, स्पेशली जाह्नवी को। और उसको मैं बोलता था कि तुमको ये एक प्रोग्राम सुनो, सखी सहेली। अरे क्या बात है। जी, क्योंकि उसमें जो उच्चारण है, उसमें जो संवाद हैं, हाँ मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, औरतों को लेके काफ़ी विषयों की बात होती है, लेकिन ये कि देश के कोने-कोने से औरतों की के अभिप्राय, उनकी जीवन को लेके जो परिभाषा है, उस सब को सुनना। और जाह्नवी को ये पहली बार जब उसने सुना तो उसे लगा कि सर ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है मेरे सर से। मैंने लेकिन सिर्फ सुनो, क्योंकि अनकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में वो जाता रहेगा। तो ये तो मेरी खुद की भी वो है, क्योंकि शायद मैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े गर्व से कहता हूँ कि मतलब मैं शायद कुछ कम लोगों में हूँ जो अभी भी विविध भारती सुनता हूँ। मेरे गाड़ी में सिर्फ विविध भारती चलता है। क्या प्यारी बात है। होम बाउंड की बात की है तो मुझे लगता है कि इस बातचीत को हम इसी सिरे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे, है ना? होम बाउंड आपकी सबसे चर्चित, सबसे रीसेंट फिल्म है और ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट तक वो फिल्म गई है। हमारे देश के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। इसका आइडिया कहाँ से शुरू हुआ था? होमबाउंड की शुरुआत ऐसी हुई कि हमारे एक प्रोड्यूसर हैं सोमेन मिश्रा, उन्होंने मुझे एक लेख भेजा जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिखा गया था। बशारत पीर, इन्होंने बहुत ही उम्दा एक कवरेज स्टोरी की थी, जिसमें एक दलित और एक मुसलमान लड़के की कहानी थी जो कोरोना काल में फंस गए थे। फिर उनकी घर जाने तक की यात्रा, उसके बारे में वो एक आर्टिकल था जो काफ़ी प्रचलित हो गया था। इंटरनेट पे काफ़ी लोगों ने इसके बारे में लिखा था, लेकिन बशारत ने जो बड़ा सा ऐसे लिखा था वो काफ़ी डीप और काफ़ी इंसाइसिव एक कहानी थी। तो वो जब मैंने पढ़ा तो मैं मतलब अंदर से काफ़ी झकझोर चुका था, क्योंकि बहुत ही मार्मिक कहानी थी। उसके माध्यम से मैंने सोचा कि अगर इस पे फिल्म बनी तो हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। पहले तो ये जो मेरा एक खलन रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, कि हमारे गाँव से, हमारी फिल्मों से गांव लुप्त हो रहे हैं। देखिए, हमारी 60-70% आबादी गांव में रहती है, लेकिन हम कहानियाँ सिर्फ अर्बन स्पेसेस की बात करते हैं, चमक दमक वाली कहानियाँ। हाँ, या फिर अगर स्मॉल टाउन की बात करें, स्मॉल टाउन में भी कैसा होगा कि उस पर भी एक गेज रहेगा। देखो ये कितने अल्लड़ हैं, देखो इनको अंग्रेज़ी नहीं आती, देखो कितनी फ़नी है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कहानी नहीं बनती ज़्यादा। उसके ऊपर तो गांव तो सिर्फ एक एग्जॉटिक लेंस के थ्रू ही बनता है। ये पहला था। दूसरा ये था कि मैं ये देखता था कि जब भी हम लोग शहरी लोग, जब हम लोग हाशिए पे रहने वाले लोगों की बात करते हैं, चाहे वो
रिलीजियस माइनॉरिटी हों, चाहे वो कास्ट माइनॉरिटी हों, चाहे वो सेक्शुअल माइनॉरिटीज़ हों, एथनिक माइनॉरिटीज़ हों, चाहे जो भी हों या माइग्रेंट्स हों, हम लोग कभी भी उनकी बात जब करते हैं तो हम आंकड़ों में बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमको बहुत गिल्ट फील होता है और उस गिल्ट से हमको दूर बचना है। तो जब समूह में लोगों की बात होती है तब उन लोगों की आत्मीयता छिन जाती है, तब वो एक आंकड़ा बन जाते, इंसान नहीं रहते। तो मुझे ये था कि अगर हम दो लोगों की कहानी बताएं, दो माइग्रेंट्स की कहानी बताएं कि उनकी बैक स्टोरी की हुआ क्या, उनकी जीवन को अंदर से महसूस कर पाएँ कि वो लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, उनके परिवार कैसे थे, उनके सपने क्या थे, क्या उनकी मंशा रही होगी, क्या उनको पसंद है, क्यों बिरयानी पे लड़ते होंगे, क्यों होली पे कैसा माहौल होता होगा, फिर वो सब छोड़ के वो लोग शहरों की तरफ क्यों रवाना होते हैं। ये एक बड़ा सवाल था जो मुझे बहुत अंदर से कचोटता था कि हम लोग देखते तो हैं कि बहुत सारे लोग शहरों में आते हैं, लेकिन क्या वजह रहती है जो हाशिए पर रहने वाले लोग, और ज़्यादातर हमारे भारत में एक रिपोर्ट है जिसमें के हिसाब से, जो शायद ऑफिशियल नहीं है लेकिन शायद कुछ 400-500 मिलियन इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। ओके, जो छोटे शहरों या कस्बों से रोजगार की तलाश में निकलते हैं। और इसमें से ज़्यादा 60-70% सिर्फ हाशिए पे रहने वाले लोगों की है। वो इसलिए भी है क्योंकि आप ये शहर जाना एक रोज़गार का ही शोध नहीं है, एक पहचान का शोध है। वो एक अपने आप को क्योंकि शायद आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपकी पहचान को लेके काफ़ी सवाल उठते होंगे, आपको शायद अनदेखा कर दिया जाता होगा, या फिर शायद आपको बोला जाता हो कि आप यहाँ वेलकम नहीं हैं। तो शहर में जाकर गुमनामी में आप अपनी पहचान बना लेते हैं कि इतने सारे लोग हैं, मैं बस काम कर लूँगा तो मुझे ये नहीं पूछेगा भाई तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारी कौम कौन सी है। उसमें यही होगा कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं घर पे आऊँगा, काम करूँगा, चला जाऊँगा, मैं आपके यहाँ पे खाना डिलीवर करने आया हूँ। लोग देखते भी नहीं हैं, नाम भी नहीं, नाम पूछना तो दूर की बात है, चेहरा भी याद नहीं रहता, चेहरा भी याद नहीं रहता है। तो उस गुमनामी में शायद उनको एक पहचान मिल जाती है कि वो अपने घर पैसे भेज सके और उनको कोई सवाल नहीं करता है उनकी पहचान को लेके। ये बड़ी अजीब विडम्बना है, देखिए कि उनकी पहचान उससे बन गई है कि वो गुमनाम और विलुप्त हो गए हैं। असल में तो पहचान खो जाना ही पहचान बनना है यहाँ पर। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों को लेके मुझे ये था कि अगर मैं इनकी कहानी बताऊँ तो मैंने सोचा कि इसमें मैं उन चीज़ों के को लेके भी शायद मैं कुछ बातें कर पाऊँ, और मैं जैसे हमारे युवा हैं उनके क्या अरमान हैं, हर एक मतलब एग्ज़ाम को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर उनकी जो इतनी जद्दोजहद है, और कैसे एग्ज़ाम को लेकर मतलब इतनी भीड़ में लोग आ जाते हैं और बहुत कम वैकेंसीज हैं उसमें, वो लोग जब उनको नहीं मिलता है तो वो क्या क्या खो देते हैं। वो सिर्फ एक करियर नहीं खोते हैं, आपस में फैमिली में वो फैमिली भी सहती है। और पूरा ये सब चीज़ें जो है ना, हम लोग शायद किसी को पता ही नहीं है। जब मैं फिल्म बना रहा था ना, बहुत लोगों को लगता था कि ये इतने लोग जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि इतने मतलब पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम में इतने लोग जाते हैं। ट्रेनों की ट्रेन भर भर के जाती बिल्कुल है, मतलब कोई मुझे एक्चुअली रिजर्वेशन का परमिशन मिली मतलब नहीं, होता सच है। बता रहा हूँ यूनुस भाई, मुझे परमिशन मिली नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि, क्योंकि मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट देखी थी जिसमें मतलब लोकल जो गुड्स ट्रेन होती है उसके ऊपर अपने आप को बांध के लोग बैठ के गए हैं। हो ये मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, मैं वैसा करना चाहता था लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिली, इसलिए हमने वो ट्रेन के अंदर ही शूट किया। लेकिन तो यही था कि यथार्थ जो है उसको लेके होमबाउंड बनाई जाए, और इसका उद्देश्य देखिए, हम सबका फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हैं हम लोग, हमारी करियर्स हैं, हमारी कंटिन्यूटी है कि भाई मैं फिल्में करूं, मुझे एक और फिल्म बनानी है, इन एक्टर्स के यहाँ है। हमने सबने ये मान लिया था ये फिल्म बनाना उस सब चीज़ से बड़ी है। क्यों? क्योंकि इससे लाखों शोएब जुड़े हैं देश के, लाखों चंदन जुड़े हैं, लाखों सुधा जुड़े हैं, लाखों अम्मा जुड़ी हैं, लाखों वैशाली जुड़ी है, और इन सब की कहानी है। और हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्यूमुलेटिव, कि हम इनको दिखाएंगे इनकी कहानी, तो इसको एक जस्टिस होना चाहिए, ना कि एक एग्जॉटिक गेज से देखा जाए या एक ऐसी गेज से देखा जाए जो उनको एक्सटर्नलाइज करता हो। तो होमबाउंड बनाने में मेरी पूरी कोशिश यही रही कि उनकी
न सिर्फ जो एक्चुअली जो दो लड़के हैं, उनका नाम है मोहम्मद सैयब और अमृत, तो उनके गांव में गया, उनसे मिला हूँ काफ़ी, वो अलग एक कहानी है पूरी। लेकिन मुझे वही लगा कि तो हम लोगों ने जब किया कि हमने कई सारे गांव घूमे और वहाँ कई सारे ऐसे लोगों से मिले जो पुलिस भर्ती में जाने वाले थे, तो मैं अपने दोनों एक्टर्स को भी ले गया। अच्छा। जी, क्योंकि मेरी ये धारणा रही है कि मैंने उनको पहले ही बोला था कि तुम दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हो, तुम नामी एक्टर्स हो, तुम लोग बहुत अच्छा करोगे, इसमें मेरी कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने बोला उससे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इन कहानियों को उनकी जो लिव रियलिटी है उसके करीब पहुंचना है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो आप जितना इसको अंदर महसूस करेंगे, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक्टर्स तो हैं, मैं भी स्टेजिंग कर लूँगा, लेकिन ज़रूरी ये था कि वो जितना करीब हो सकें। तो हम लोग यूपी गए, बाराबंकी, इन सब गाँव में गए, वहाँ बहुत घूमे। हर एक गाँव में जाते हम लोग, गाँव वालों के साथ बैठते, और वहाँ पे इतने ऐसे किस्से हैं, मैं आपको क्या बताऊँ यूनुस भाई, कि जैसे मैं आपको कुछ किस्से सुनाऊँगा। चलिए ठीक है, हर गांव में जाते थे, वो अपना अपना बताते थे, हम यहाँ रहते हैं, ये करते हैं, पुलिस भर्ती के लिए क्या क्या। अब जैसे एक पुलिस भर्ती के लिए एक लड़के ने हमें बताया कि जी अभी आप क्या करते हैं, तो नहीं मैं पुलिस भर्ती एग्ज़ाम दिए पर लेकिन नहीं हो पाया, मेरा हाइट की वजह से नहीं हो पाया, तो अभी आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इस वक्त ट्रेनिंग देता हूँ हमारे गांव के बच्चों को पुलिस भर्ती के लिए, एग्ज़ाम के लिए उनको कोचिंग देता हूँ निःशुल्क, और दिन में मैं रेडी चलाता हूँ, खिलौने बेचता हूँ। ओ जी। ओ और उसी गांव में एक और मुझे एक सज्जन मिले जो मतलब एज उनकी काफ़ी हो चुकी थी, वो और उनका भांजा दोनों पुलिस भर्ती एग्ज़ाम दे रहे थे। तो उनके मैं घर गया, काफ़ी अच्छा घर था, बहुत सारे घोड़े हैं, ये सब काफ़ी मतलब अच्छा माहौल था। तो उन्होंने मैंने पूछा कि आप क्यों देना चाहते हैं पुलिस भर्ती, क्योंकि हमको देश के लिए अपने आप को ये करना है। तो देखिए प्रायोरिटीज़ कितनी अलग हैं, लेकिन मंशा एक ही है, सबकी मेहनत एक ही है। और ये तो हुआ कि पुलिस भर्ती का। फिर मैंने उनको बोला कि आप लोगों को इस गांव का सदस्य बनना होगा। तो जैसे ही मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को, मेरे हैं रोहित चतुर्वेदी, उनको मैंने बोला कि इनके कॉस्ट्यूम्स मुझे बना के दे दो पहले ही, शूट के पहले। तो इनकी एजिंग में भी बहुत ज़्यादा घुस जाता हूँ, 3-4 बार एजिंग करना है वगैरह। उनको फिर जब मैं गांव में ले गया, मैंने बोला कि तुम लोग अपने कपड़े नहीं पहनोगे, तुम लोग किरदार के कपड़े पहनो और चप्पल पहन के जैसे हैं वैसे उसी। तो उनको काफ़ी और इजी हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो जैसे हम लोग आउटसाइडर शहरी मतलब गॉगल्स पहन के, जीन्स पहन के गाड़ी से उतरेंगे और बहुत गर्मी हो रही है सब बोलेंगे, तो ये नहीं चाहिए था। तो जैसे जैसे गए, तो एक गांव में हम लोग गए, वो इतना खूबसूरत गांव था, मतलब आम के बागान के बीच में गांव था। वाह। जी, वहाँ पे हमने गए, तो वहाँ एक परिवार ने बोला कि हम आपके लिए खाना बनाएंगे। तो मैंने खुद ही बोला था कि हम लोग पैसा देते हैं उनको, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, किसी गांव में जाके खाना, क्योंकि मैं चाहता था कि ये लोग महसूस करें। तो वहाँ पे जो एक बहुत ही छोटा सा घर था, और बिल्कुल मेरे घर की मुझे याद आई, क्योंकि उस घर में भी 3 बहनें और एक भाई था ओ ओ मेरी ओ तरह। और वो इतना सुंदर, जो भाभी थी वो सब चीज़ मतलब गांव से यहीं से तोड़ के लाई, सब सब्जी दूध सब यहीं पे, और वहीं पर उन्होंने छोले पूरी बनाई और 3 तरह की सब्जियां बनाई और रबड़ी बनाई। और जब मैं खाना शुरू किया तो मतलब मैंने सोचा कि तुम लोग अपना देखो जो करना है, मैं यहाँ पे मतलब मुझे टोको मत। और वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा भोजन रहा होगा, क्योंकि मैं खाते खाते मैं भावुक हो रहा था। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने होने के बाद जो आदमी था जिसने बनाए थे उसको मैं गले लिपट गया। उसने मुझे बोला कि भैया देखो ऐसा है, आदमी गरीब हूँ लेकिन खाना बहुत अच्छा खिलाऊंगा। वाह। मेरे आंसू निकल गए, उसके भी आंसू निकल गए। सही है। तो इतना अच्छा वो एक था ना, मतलब फिर मैं जब वो एक्सपीरियंस था ना, वो इसमें ऐसा लगता था कि ये मेरा फिल्म बनाना, हम लोगों का यहाँ आना, ये सब कितना बेमानी है इस खूबसूरती के सामने। क्या प्यारी बात है। जी। वाह और वाह। एक और लास्ट किस्सा। ज़रूर। फिर मैंने उनको बोला कि तुम इस घर में रहो, मतलब नीचे बैठो, उस झोपड़ी में मतलब रहो, महसूस करो। विशाल ने भी, ईशान ने भी, दोनों ने ऐसे किया कि वो लोग स्क्रिप्ट भी वहीं पढ़ते थे। फिर मैंने फाइनली उनको नरेशन दिया एक मज़ार में। अच्छा। जी।
पेड़ के नीचे मैंने बोला कि मैं मज़ार में तुमको नरेशन दूंगा पेड़ के नीचे। और जैसी स्क्रिप्ट ख़त्म हो रही थी बारिश होने लग गई। और लास्ट के जो 20 पन्ने थे वो फिर मैंने बोला चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में उनको मैंने नरेशन दिया और जैसी फिल्म ख़त्म हुई नरेशन दोनों पीछे बैठे थे। मतलब 1 घंटे तक हम लोग कोई बात नहीं कर पाए। और फिर मैंने चलाया राह पे रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तब थोड़ा दोनों रोए और थोड़ा माहौल वो हुआ। वाह। तो ये इतने सारे अनुभवों का पिटारा जो है वो इस फिल्म की तैयारी से और इस फिल्म के एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। जी ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक फिल्मकार को कितनी चीज़ों की खोज करनी पड़ती है और कितनी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। होमबाउंड लिखने में कितना वक्त लगा था और ये पूरी यात्रा कितनी तकलीफ दे रही थी? थैंक यू, आपने ये सवाल मुझसे पूछा क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो होमबाउंड लिखना डायरेक्ट करने से कहीं 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 ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि मुझे ये पता है हम मिले थे तब जी। सेकंड ड्राफ्ट चल रहा था। जी पहला ड्राफ्ट आपने छोड़ दिया था पूरी तरह से क्योंकि आप पूरी तरह असंतुष्ट थे। जी हाँ, एक चीज़ है, अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिक करता हूँ और मतलब मैं गुड क्वालिटी की तरह नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ही क्रिटिक करता हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत कचोट, मुझे बहुत मतलब मैं 3 साल मुझे लगे लिखने के लिए। बाप रे। क्योंकि एक तो मैं सबसे पहली बार खुद अकेले लिख रहा था और तब ये हुआ कि पहला साथ जुड़ा सुमित रॉय जो मेरे साथ स्टोरी में जुड़े और हमारे साथ एक शोएब नज़ीर हैं, वो मैसेज करते थे, वो भी एक बहुत अच्छा बाउंसिंग बोर्ड थे, उनके साथ लिखना शुरू किया। तो फिर मैंने ये सोचा कि देखिए, क्योंकि मुझे शोएब की ज़रूरत भी थी और बशारत की ज़रूरत भी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक हिंदू है और एक मुसलमान है, तो मैं ये चाहता था कि हम लोग उनकी रियलिटी इमेजिन नहीं करें, कोई किताब पढ़ के उसका संदर्भ न लाएं। ये था कि उनकी जो उनका यथार्थ उन्हीं की ज़बानी। तो इसीलिए जैसे मैं शोएब से मैं हर बार पूछता था कि क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरी आत्मीयता, मेरी हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही रहूँगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी था। तो बशारत का पॉइंट ऑफ व्यू और शोएब का पॉइंट ऑफ व्यू, शोएब नज़ीर उसका नाम कोइंसिडेंटली उसका, उसी को देखे मैंने शायद नाम शोएब डाल दिया। तो उससे भी मैं काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेता था कि ये हम लोग, मैं लिख रहा हूँ तो ये सही है कि नहीं। और फिर जब बात आई चंदन के किरदार की, जो एक दलित लड़का है जो अपनी ही आइडेंटिटी को लेके काफ़ी परेशान है, तो मैंने सोचा कि इसको कहानी बोलने के लिए शायद मैं अपने आप के अंदर झकझोर के देखूं। तो ये मैंने, जैसे जब मैं बड़ा हुआ तो मैं बचपन में क्या होता था कि मैं एक दलित परिवार से आता हूँ, तो क्या हो गया कि पता नहीं हमारे दिमाग में बैठ गया था कि हमारे लास्ट नेम से लोगों को पता चल जाता है। भारतवर्ष में आप जानते हैं कि नाम सुन के आपको पूरी हिस्ट्री, आपकी उनकी पूरी जीनोलॉजी समझ में आ जाती है। ठीक है। तो ये जैसे मैंने मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की इंटरव्यू में भी कहा था कि शेक्सपियर कहते हैं व्हाट्स इन अ नेम, उनको भारत में आके देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अलग छवि है। बहुत सही बात है जी। तो इससे होता था क्या कि मैं बचपन में वो डर बैठ गया था, तो मैंने एक झूठ बना लिया। मैंने अपने आप को सवर्ण बताया। ओके। जी, स्कूल में, कॉलेज में 35 साल मैं झूठ चलाता रहा। ओहो हो जी। और ये झूठ अपने आप में मुझे इतना अंदर से खोखला कर चुका था कि मैं डर रहा था कि मैं बच्चे पूछते थे तो बोलता था हाँ मैं ये हूँ। फिर मेरी दीदी ने समझाया कि यार वो सब कभी कभी पूछते हैं, गोत्र भी पूछ देते हैं, तो ना भारद्वाज बोल दिया करो, तो वो सबका रहता है। ऐसे करके मैं काफ़ी रट लिया था ये क्या बोलना है। फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बोलता था नहीं नहीं वो मेरी मम्मी ब्राह्मण है, वो देश पांडे हैं, ऐसा है, ऐसे कुछ बोलता था। तो देखिए, जब आप एक झूठ की ज़िंदगी बिताते हैं ना, तो आपको लगता है चलिए ठीक है, ये मंजर तो टल गया, लेकिन आपको अंदर से बहुत खाली कर देता है। आपकी पहचान विलुप्त हो जाती है। आपको हर पल ये डर रहता है कि इस वक्त शायद मेरे दोस्त को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और ये दोस्ती यारी टूट जाएगी। मुझे ये लोग अभी जो साथ में बिठा रहे हैं, साथ में मेरे साथ होमवर्क कर रहे हैं, साथ में मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, शायद वो नहीं करेंगे। और यही डर रहा बाकायदा मसान बनाते समय। यहाँ तक? जी बिल्कुल, उस तक वरुण को भी नहीं पता था।
किसी को नहीं पता था। मैं जब मसान बना रहा था तब हुआ ये कि बनारस शहर से भी मेरा एक बहुत ही निजी रिश्ता है। उसको मैं रिश्ता ही बोलूँगा, वो शहर कुछ अलग है। तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे इतने लोग मुझसे प्यार में पड़ गए थे और इतने लोग अपने घर फ्री में दे रहे थे शूट करने के लिए। तो जब भैया जी आप बस सर पे हाथ रख दो, आप जो बोलेंगे होगा। मतलब इतना था कि मैं आपको बताऊँगा, अजीब सा किस्सा बताऊँगा। बनारस में हमारे साथ जो जुड़े थे, कुछ पत्रकार थे, कुछ ये थे, उत्पल पाठक और अभय त्रिपाठी, सब कुछ लोग थे, वो सब हमसे जुड़े। और ऐसा भी होता कि मैंने बीच में एक बार मैंने बोला कि देखिए मुझे यहाँ आपके शहर में कुछ नॉनवेज मिलता नहीं है, मुझे बिरयानी खाने का बड़ा शौक हो रहा है। वो रात के 2-3 बजे किसी के घर गए, किसी हलवाई को उठाया और उससे बनवाई। गजब गजब जी, इतना प्यार, इतना ये सब था। और मुझे एक ही डर था, एक बार इनको पता लग गया तो ये सब छूट जाएगा, अरे यार, मेरी फिल्म बंद हो जाएगी। मतलब ये इतना लंबा चलता रहा है? जी, मैं इस डर से मसान मैं कैसे बनाया मुझे पता है, क्योंकि मैं बनारस में इतने महीने साल बिताया हूँ और मुझे हर वक्त लगता था कि पता नहीं किस वक्त किसको पता चल जाए, किसको पता चल जाए। और ये डर इतना सताता था मुझे। खैर बाद में कुछ 3-4 साल मसान के बाद एक ट्विटर के आर्ग्यूमेंट की वजह से मैंने पब्लिकली बताया कि मैं किस कैटेगरी से आता हूँ। तो ये जो मेरे अंदर जो कश्मकश चलती थी, ये अंदर जो मेरे ज्वाला जैसा एक महसूस होता था ना कि बोल भी नहीं पा रहे हैं और अंदर अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं और दूसरों से भी झूठ बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक अंदर में आप एक इनसिक्योर सेल्फ बन जाते हो। और आपको अपने आप को, जो मैं कह रहा था ना कि मैं अपने आप को बहुत क्रिटिक करता हूँ, शायद इसी वजह से करता हूँ। तो ये मैंने सोचा कि, लेकिन ये पहले की बात है, इसमें मैं कोई विक्टिमहुड नहीं देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अपने आप को बहुत वहाँ से कहीं आगे ले आया हूँ और मैं बहुत इस वक्त खुश हूँ और अपने आप पे बहुत गर्व करता हूँ कि मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ। तो ये था कि जो बीत गया है उसको मैं शायद पर्दे पे डाल दूंगा तो शायद वो डर मुझे कभी कचोटेगा नहीं। क्या प्यारी बात है। यही काम राइटर्स करते हैं जी, जो इसीलिए मैंने वो के सब लिए। चंदन के किरदार में डाला। यस। और सुधा के किरदार में भी वही डाला कि जो आयरनी होती है कि मतलब पहली बार हमने शायद ऐसा देखा होगा कि एक जोड़े का प्यार टूटता है एजुकेशन की वजह से। और ये है हमारे समाज में एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो बचपन की यादें हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि ये जो आपको सब मैं बता रहा हूँ जो सैड इवेंट्स हैं, काफ़ी सारे अच्छे इवेंट्स भी हैं जो मैंने फिल्म में डाली हैं। अब जैसे मैं हैदराबाद के पुराने हैदराबाद में रहता था, तो मुसलमान इलाका था मेरा पूरा। तो मैं छत पे रमज़ान ईद के टाइम पे छत पे बैठता था और कॉपी में लिखता था कि कौन सी आंटी ने क्या क्या भेजा है। वाह वाह वाह। जी, कि ये आंटी ने सिर्फ शीरखुरमा भेजा है तो इनको सिर्फ चकली जाएगी दिवाली पे। अरे बाप रे। जी, अगर इन्होंने बिरयानी भेजी है तो भाई इनको सब कुछ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता था। तो और सबके आते थे, सबके टेस्ट करते। मैं सुबह से टेरेस पे तैनात था, किसी घर से आ रहा है, देखता था कौन आ रहा है कौन नहीं। और बिरयानी को लेके बहुत ज़्यादा, हम लोग हैदराबादी हैं तो आप जानते हैं कैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पड़ोस में जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अस्कर नाम था उसका। तो अस्कर और मैं ऐसे ही जैसे शोएब और चंदन ने कहा बहुत घूमते थे, बहुत ये वो। और अस्कर की मम्मी का नाम शहनाज था, इसीलिए मैंने फिल्म में भी नाम। और एक और ईशान को लेके भी एक कहानी है वो। खैर, तो ये शहनाज खाला थी, उनके यहाँ सबसे अच्छी बिरयानी बनी थी जो मेरे एकदम पड़ोस में। तो एक रमज़ान के टाइम पे वो बहुत देर हो गई और मैं मतलब सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करता था, तो मैं वेट कर रहा हूँ उनकी बिरयानी खाऊंगा। पहले 2-3 बज गया, आई नहीं। और मुझे इतना हो रहा था कि अभी तक आई नहीं, तो मैं उसे रहा नहीं गया। तो मैं वापस छत पे गया और छत पे से उनकी छत पे छलांग मारी और उनके घर के अंदर घुस गया। और घर पे ताला लगा था, तो मतलब मैंने सोचा कि बाहर गए नमाज़ पढ़ने, और मैं उनके भगोने के अंदर से ही खाने लग गया। तभी आंटी आई, अरे बेटा बता देते, हम भेज देते घर पे, हम लोग बाहर गए थे। तो मुझे इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई अपने आप पे, मैं कुछ न बोलते हुए बस भागा वहाँ से। तो ऐसे किस्से हैं काफ़ी कुछ जो हैं जो फिल्म में, मैं बताऊँ जैसे फिल्में बनाते हैं ना, कभी कभी आपका बचपन, जैसे आप बचपन की बात कर रहे थे हम लोग, जैसे विद्या भारती को लेकर इतनी कहानियाँ जुड़ी हैं, उसी तरह कैसे कि
कुछ अंश छूट जाते हैं जो आपको, मुझे ना जैसे फिल्म होमबाउंड में बनाने के बाद मैं शायद कहाँ कैन पेरिस में या बाहर कहीं उस स्क्रीनिंग में मुझे याद लगा, महसूस हुआ कि एक जो छवि है कि वो घर बनाने का, हमारे में भी हमारा कच्चा घर था वही, जैसे तो पक्का घर बनाने की जो जद्दोजहद है वो पूरे भारतवर्ष को पता है और कितना, वो जो तमन्ना, जो सपना, तमन्ना, वो सपना जो कितना बड़ा रहता है। तो हमारा जब फाइनली घर बनाना तो इतना हम लोग खुश थे बच्चे कि हम लोग जाते थे तो पापा जो है पाइप लेके स्लैब पे पानी डालते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग का झगड़ा होता था, आज मैं पानी डालूंगा मैं। तो जब मैं जाता था ना तो मैं देता था छत पे देखता था तो पापा, सनलाइट आती थी तो उनकी सिर्फ सिलवेट दिखती थी, तो वो पानी डाल रहे, तो वो मुझे छवि यो छप गई थी। तो फिल्म में एक ऐसी ही छवि है। यस। और मैं तब रियलाइज़ किया कि ये छवि मैंने कहाँ से कैसे हुई। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, बचपन में पापा की ही छवि रहती थी। तो आप देख रहे हैं कैसे हमारा सबकॉन्शियस में जो बचपन छिपा होता है वो कभी कभी सिनेमा में निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। क्या प्यारी बात है, क्या प्यारी बात है। आपकी फिल्म भी एक तरह से उम्मीद की एक सुबह लेकर आती है। होम बाउंड के लिखने से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। जी, जो लिखने का सफ़र रहा वही तो मैंने ये किया कि क्योंकि लिव्ड रियलिटी को दर्शाना था तो मैं असली संवाद देना चाहता था। और जैसे हम लोगों ने लोगों से भी पूछा कि आपको जो हाशिए के लोग हैं जो जिनको हम दिखा रहे हैं उनके समाज में जाके उनसे पूछा गया कि आप लोगों को क्या क्या सुनने को मिला है, क्या क्या देखने को मिला है। उसी का एग्जैक्ट फिल्मांकन हुआ है। उसको उसको फैब्रिकेट नहीं किया मैंने, जो मैंने सुना है उन्हीं को। तो लिखते समय जो ये था ना कि, और ये डर, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा अंदर जो डर छिपा रहता है, तो उसको मुझे इतना लगता था कि, और मुझे ये लगता था मैं फेल कर जाऊंगा क्योंकि इस बार मेरे साथ वरुण ग्रोवर नहीं है, क्योंकि इस बार मैं खुद लिख रहा हूँ। तो वो डर इतना अंदर से था कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर नहीं जाते हो। यहाँ ये याद दिला दें कि मसान वरुण ग्रोवर ने आपके साथ लिखी हाँ है, जी, जिसकी बात हम आगे चल के करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये था कि तो मैं क्या करता था कि सुबह 4 बजे उठता था, कभी कभी 3 बजे उठ जाता था, क्योंकि वो आपको एक मसल मेमोरी है ना कि बचपन में पढ़ाई में एकेडमिया से आता हूँ। तो सुबह उठने की आदत है, मम्मी 1 बजे 2 बजे भी उठाती थी कभी कभी, और सुबह हम लोग पढ़ाई करते थे। तो मुझे वो याद है, तो मैं भी ऐसे करता था, सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ और मैं ब्लैंक स्क्रीन पे देख रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं आ रहा है। कभी अपनी बिल्लियों के साथ खेल रहा हूँ तो कभी रीलें देख रहा हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं लेज़ी हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको फेलियर का डर होता है। और इसी डर के बारे में लिख ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने एक अजीब सा एक कोशिश की कि फिर मैंने म्यूज़िक यूज़ किया। जिस सीन को लिखता था उसके अनुकूल एक म्यूज़िक प्लेलिस्ट रखता था। वाह वाह। जी, मोस्टली बैकग्राउंड म्यूज़िक रखता था क्योंकि गाने सुनते तो फिर वो एक अलग, फिर उसको मैं रोक के फिर गाना सुनता था। तो ये सुनने के बाद क्या होता था कि फिर ये एक और फिर मैंने एक चीज़ किया कि फिर मैं जाता था ऑफिस, धर्मा के ऑफिस। 4 बजे उठाऊँ तो थोड़ा सा जिम गया, फिर बाद में मैं 6:30 को निकलता था, 7 बजे ऑफिस पहुंचता था। सुबह सुबह? जी, धर्मा के ऑफिस। फिर 7 से लेके 12:30 तक मैं लिखता था ऑफिस में बैठ के? जी, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है मेरा। तो मैं 7 साल कॉर्पोरेट नौकरी किया हूँ, तो मुझे वो एक मसल मेमोरी थी कि मैं देखता था कि चलो ऐसे करके देखते हैं ताकि मैं अपने आप को डिसिप्लिन बना सकूँ। तो मैं कैबिन में बैठता था, कोई नहीं आता था ऑफिस में, कोई एक नहीं था, और गाने लगा के मैं लिखता था, तब मैं लिख पाया। गजब। जी, और याद करना कि क्या क्या बचपन के पल थे, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या, उन सब चीज़ों को याद करके, सच में गानों का बहुत योगदान रहा है मेरे फिल्म करियर में। क्योंकि देखिए 300-400 पेज का संवाद आपको उतना, या 3-4 घंटे का किसी के साथ बात करके जो संवाद होता है उसमें शायद आपको इतनी फीलिंग नहीं आएगी जितना एक गाना 3 मिनट में आपको देता है। बहुत प्यारी बात है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो आप आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ को जो आप जो महसूस करते हैं गाने को लेके, वो आप क्या फीलिंग है वो नहीं बता सकते हैं। तो लिखने का जो सफ़र है इसलिए ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ये मेरे लिए पहला पड़ाव था। फिर मैंने डायलॉग्स भी लिखे, और जब लिखे फिर ऑफ कोर्स मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। हाँ, मतलब कुछ लोगों ने बोला कि अरे डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं आपने, लेकिन मुझे पता था कि मुझ में ब्रेविटी नहीं है, मुझ में
वो नहीं है, तो मैंने सोचा कि लेकिन इसमें वरुण का स्टैम्प तो चाहिए, क्योंकि वरुण हमारे दौर के सबसे अच्छे राइटर हैं। तो वरुण ने फिर डायलॉग्स पे एक अपना हाथ चलाया। फिर हमारे श्रीधर दुबे हैं एक, जो बिल्कुल मैं फिल्म में जानता हूँ। हैं, वो तो पहले कहानीकार जी, रहे हैं, उसके बाद वो मेरे यहाँ साथ पे। कई सालों से जुड़े हैं। हाँ। ठीक है, तो वो उन्होंने एक्चुअली डायलेक्ट एंड ये सब कोचिंग में, और उन्हीं के गांव में हम लोग गए थे, उन्होंने बहुत, उनका बड़ा योगदान है फिल्म में। तो उन्होंने भी थोड़ा डायलेक्ट में मुझे हेल्प किया, डायलॉग्स में ये सब, क्योंकि मेरी मूल भाषा हिंदी नहीं है, मैं जानता हूँ उस बात को। तो इसलिए ये था कि क्योंकि मैं ऑथेंटिसिटी को लेके, यथार्थ को लेके इतना मैं वो होता हूँ, तो मुझे लगता था कि मुझे इन दोनों का साथ ज़रूर चाहिए। तो ऐसा हमारा लिखने का सफ़र रहा। क्या बात है। जी, देखिए, लिखने के मामले में मैं गुलजार साहब को बहुत मानता हूँ, और अपना काफ़ी कुछ फिल्मी करियर, अपने आप का भी एक अंश मैं उनके, न सिर्फ गानों में, उनकी मूवीज़ में मैं देखता हूँ। इसमें भी आपको शायद मैं, जैसे आपको बताऊँ, इस फिल्म में जो सुधा का किरदार है, वो इजाज़त की सुधा को एक ट्रिब्यूट है। क्या प्यारी बात है, जी। वाह 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 वाह। और इसमें जो चंदन नाम दिया है मैंने, वो भी एक, वो गुलजार साहब की एक लाइनें हैं, चंदन चला गया आरती के लिए, तो वहाँ से वो चंदन आया है। तो उनका एक गाने का जो एक लाइन है मुझे बहुत पसंद आती है, उसका मीलों से दिन छोड़ा है, सालों से रात लेके चले। तो ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम की बात करते हैं, उसमें उन्होंने पोएट्री निकाली है। तो वो गाना मुझे, वो मतलब उनके, मुझे गाना बहुत पसंद है। हमने होम बाउंड की बात की, और होम बाउंड की बात इसकी कामयाबी की बात किए बिना अधूरी है। होम बाउंड का जब कान में प्रदर्शन किया गया तो 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। मसान को भी इतना ही मिलता है। जब हमारी फ़ोन पर एक इंटरव्यू हुआ था, किया था हमने विविध भारती के लिए, ये किस तरह का अनुभव था? मसान की बात तो आगे करेंगे, होम बाउंड दिखाई गई और उसके बाद जो रिएक्शन आती है 9 मिनट की, जिसकी सुर्खियां बनती हैं। देखिए, उस टाइम पे ना, अंदरूनी जो मेरे अंदर चल रहा था वो ये था कि इतने 4 साल लग गए फिल्म को बनाने के लिए, और फिर फाइनली उस मकाम पे था जिसमें ये पब्लिक स्क्रीनिंग हो रही है। ये जो अंदर से अपने आप के साथ जो शोध चल रहा था, अपने आप को पर्दे पे डालना, इस कहानी में पिरोना, अपनी शर्म को कहानी में रखना, वो मेरे लिए बहुत अंदर से एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब फिल्म पर्दे पे देखी तो अंदर से मैं भी एक कंप्लीशन वाला एहसास हुआ, और मुझसे भी मेरा बांध खुल गया। चलो, वो तो मेरी बात थी, क्योंकि मुझे लगा फिल्म ख़त्म का एक यहाँ पे पब्लिक स्क्रीनिंग हो रहा है, तो मैं करण जौहर जो मेरे पास में बैठे थे, उनको पकड़ के मैं बहुत बहुत रोया। लेकिन मैंने ये देखा कि फिल्म के दौरान, मतलब बहुत कम इंडियंस हैं इसमें, और सब लोग निशब्द देख रहे हैं, और फिर सिसकियाँ सुनाई दे रही है, और जब ख़त्म हुई तो सब लोग ताली बजा रहे हैं। वो देख कर तो मतलब आपको मैं शब्दों में नहीं बता सकते कुछ चीज़ें, जो अनुभूति होती है ना, वो नहीं बता सकते वो महसूस करने की बात। जी, मैं एक किस्से के साथ बता सकता हूँ। उसमें बहुत कुछ लोग थे जो सिसकियाँ मतलब दहाड़े मार के रो रहे थे। उनके साथ भी शायद कुछ घटना घटी होगी, उनको मैं संभाल रहा था। तो एक अमेरिकन लेडी थी, तो वो मेरे पास आई और मतलब कांप रही थी। तो जैसे ही मैंने उनको पकड़ा, मैंने उनको मतलब कंफर्ट देने के लिए, वो उनका बांध खुल गया। वो बहुत दहाड़े मार के रोने लग गई, और मैंने उन्हें पानी दिया। ये वैसे 2-3 लोगों को पानी देना पड़ा, लेकिन पानी दिया। फिर वो, मैंने बोला कि फिर चली गई वो। फिर अकस्मात हम लोग किसी अगले दिन वहीं कैन में हम घूम रहे थे, तो हम वहाँ दोबारा मुलाकात हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप का जो रिएक्शन था मुझे काफ़ी वो लगा, और कुछ पर्सनल होगा, आई एम सॉरी। तो नहीं, वो नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया था मुझे ऐसा क्यों हो गया था, लेकिन शायद मैं इस बारे में सोचती हूँ तो शायद उसने बताया कि वो एकेडमी ऑस्कर के उसमें काम करती हैं, और वो इरफान खान के साथ काफ़ी परिचित रही हैं। मतलब इंटरव्यूज़ करती थी उनको, उनका डेट्स वो सब देखती थी। और कोरोना काल के बाद जब हुआ था कि वो उनको फ़ोन कर रही हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे टच ही छूट गया। फिर उन्हें अखबार में पढ़ा कि इरफान साहब का तो निधन हो गया।
वो उस चीज़ को नहीं मान पाई, उससे नहीं सहा गया वो, उसको एक खालीपन महसूस हुआ, उसको एक क्लोजर नहीं मिल रहा था। उसने उसकी उन्हीं के शब्दों में बोलूँ, उन्होंने बोला कि व्हेन आई सॉ होमबाउंड इट फेल्ट लाइक द परफेक्ट गुड बाय टू इरफान, ओ इसलिए आई ब्रोक डाउन। गजब। तो मैं ये सुन के तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। कैसी फीलिंग होगी। तो ऐसे कई सारे जहाँ पे भी हमने दिखाया है ना इस फिल्म को, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों ने बताया है जो मैं आपको क्या बताऊँ। एक लेडी थी जो लॉस एंजलिस में हमको मिली थी, वो आती थी, वो उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है, अमेरिकन है, और वो बोल नहीं पाती, बिल्कुल नहीं बोल पाती हैं, वो डायरी में लिख के बोलती हैं किसी को, और अपने उनके साथ एक सपोर्ट डॉग लेके आती हैं, वो एक कुत्ते को ले आई हैं, और वो जब भी हमारी सीनिंग होती थी वो आती थी। वो ये फिल्म के साथ इतना जुड़ गई थी, फिर वो बोलती थी मैं प्रे भी करती हूँ तुम लोगों के लिए। वो इतना जुड़ गई थी कि वो हम लोग नहीं बुलाते थे फिर भी आती थी, पता लगता था उसके आ रहे थे, मुझे फिर से देखना है, मुझे फिर ये देखना है कि सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं और लोगों को समझाऊंगी। गजब। अजीब से वाक़ये हुए हैं, मतलब उसमें बोलने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ मार्टिन स्कॉर्सेज़ की बात कर ली जाए, क्योंकि इस फिल्म को उनका साथ मिला है, और कैसे उनसे कनेक्शन बना, और उनसे जो पूरा मुलाकात का और बातचीत का जो पूरा दौर है, उसकी कुछ दिलचस्पी यादें हमारे साथ बांटिए, क्योंकि इतने बड़े फिल्म मेकर जो किसी भी दूसरे फिल्म मेकर के लिए, भारत के किसी फिल्म मेकर के लिए ख्वाब जैसे हैं। मैं सिर्फ भारत में कहता हूँ, दुनिया के जितने भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, सबका एक सपना है, उन सबका मैं सपना जी रहा हूँ, ऐसा लगता है। उनसे जुड़ना ऐसा हुआ, देखिए कि जो मेरी प्रोड्यूसर हैं मसान की, मेलिटा तोस्कान-दु-प्लांटियर, वो फ्रेंच हैं, तो उनके साथ काफ़ी साठ-गांठ है। तो मसान के टाइम पे ही उन्होंने मसान देखी थी, उनको काफ़ी पसंद आई थी, तब भी वो प्रेजेंट करने वाले थे फिल्म, लेकिन जैसा होता है हमारे जो प्रोड्यूसर्स के आपस में जो रंजिश थी उसकी वजह से हुआ नहीं। खैर, अब इस बार ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि उनसे दोबारा पूछ के देखते हैं, तो हमने उनको स्क्रिप्ट भेजी, तो वो स्क्रिप्ट पढ़े और उनको बहुत पसंद आई। उसमें उन्होंने हालांकि मुझे काफ़ी पॉइंटर्स लिख के भेजे, तो फिर मैंने उसमें और काम किया, तो उनके साथ स्क्रिप्ट स्टेज पे 2-3 राउंड्स हुए। क्या प्यारी बात है कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के उसमें सुझाव देते हैं। बिल्कुल, और कितने मानीखेज सुझाव थे, और बहुत ही अच्छे, क्योंकि उनका ये था कि देखो, उन्होंने मुझे बताया कि, और देखिए एक फिल्म मेकर जो होता है ना, बड़ा ही लोभी होता है, उसको 1000 कहानियाँ बोलनी होती हैं। यस, बिल्कुल जी। तो फिर उसमें क्या होता है, मैं बाकी जो किरदार थे उनके बैक स्टोरीज काफ़ी खोल रखी थी मैंने। उन्होंने बोला कि देखो, तुम चाहे जो बोलो, ये फिल्म 2 दोस्तों की है, ओके, स्टे विद द बॉयज़, ये उनका एक मंत्रा था मेरे लिए। गजब की बात है जी। तो उन्होंने, जैसे अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इस एडवाइस को लेके मैं काफ़ी सीरियस हो गया, और उनके साथ वो, और एडिटिंग में भी फिर दोबारा जुड़ गए। अच्छा जी, क्योंकि जब फिल्म बन गई फिर हमने उनको फिल्म भेजा, और फिर उनके साथ 3-4 राउंड्स हुए एडिट के, वो भेजता, फिर वो मेलिटा जी के थ्रू हमको नोट्स भेजते। एक बार मैं जूम में भी उनके साथ बातचीत हुई, और पता है ये जो 2 साल का जो हम लोग सफ़र रहा, हम लोग किसी को बता नहीं सकते थे कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हमारी फिल्म के साथ जुड़े हैं। गजब। क्योंकि अब ना प्रेस को बता सकते हैं, किसी को नहीं बता, क्रू में भी किसी लोग को नहीं पता था, कि गिने चुने लोगों को। तो उनमें भी हमारा एक कोड वर्ड रहता था, हमने उनका नाम दिया था बड़े पप्पा। बड़े पापा। हाँ, और हमने उनको बताया भी बड़े पप्पा। क्या बात है। तो वो बड़ा खुश हो रहे थे कि बड़े पप्पा एक अच्छा नाम है। वाह वाह वाह। जी। तो वो एक उनके साथ एक बड़े पप्पा वाला ही एक मिजाज था उनका, पता है, जो मतलब मजाक एक चीज़ है। मैं आपको सच बताऊं, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर है वो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क, और सिर्फ कहानी के प्रेम की वजह से वो ये कहानी से जुड़े हैं, इतना समय दिया है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े फिल्म मेकर है, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक बहुत बड़े इंसान हैं जिनमें इतनी, इसीलिए वो इतने बड़े फिल्म मेकर हैं। वो एक मेरे जो बात लगती है, क्योंकि इतनी प्यार से उन्होंने हमारे साथ समय बिताया, हमको इतने एडवाइस दिए। और मुझे कभी कभी अचंभा होता था कि मतलब वो, हम लोग जूम पे बात हो रही है और वो बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं, बट लाइक शोएब कैरेक्टर, ही डजंट टॉक टू चंदन, आई एम वेरी वरीड अबाउट चंदन। मुझे लगता था कि मेरे किरदारों के बारे में बात करने तो इतना उन्होंने आत्मसात कर लिया ना, सच में
कौन सी बैक स्टोरीज उन्होंने कटवाई? क्या शोएब की उन्होंने नहीं प्रेम कटवाई, कहानी? लेकिन मैंने पहले से, जो मेरा एडिटर है नितिन वैद और मैं, हम दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था। एक मैंने शूट किया है जो मेरे फिल्मिक करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स होगा। एंड वो डिसअपॉइंटमेंट इसलिए क्योंकि देखिए, मैं इसमें मानता हूँ कि इवेंचुअली अ फिल्म इज़ अ फिल्म इज़ अ फिल्म। चाहे हम कितनी गरीबी में बनाएं, चाहे कितनी अमीरी बनाएं, चाहे कितना हम लोग पिस चुके हों, चाहे कितना वो हो चुके हों, इवेंचुअली एक फिल्म शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन ग्राउंड। करेक्ट। कितनी अच्छी, हमको फिल्म इसलिए नहीं सराहना चाहिए कि भाई कितने कम पैसे में बनाए बेचारों ने, चलो उनको थोड़ी सराहना देते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपने फिल्म बनाई है इसलिए इसको सराहना देते हैं, ये सब गलत है। इवेंचुअली अ फिल्म इज़ एन आर्टिस्ट मीडियम। तो ये हमारा एक आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया। मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने कौन कौन सी बैक हाँ, स्टोरीज sorry। काटी? तो मेरा ये था, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इवेंचुअली फिल्म शुड वर्क, ठीक है। उसमें वो मेरी गलती है कि शायद मैंने देखा नहीं कि वो, मैं सोच रहा था कि वो ट्रैक को रखूँगा, लेकिन वो शायद मेरी एक थी कि मैं कमर्शियल में यहाँ इंडिया में रिलीज़ करूँगा तो वो ट्रैक रखूँगा। तो शोएब का एक ट्रैक था, उसको प्यार होता है एक नाजिया नाम की लड़की के साथ, जो होम बाउंड रिलीज वर्जन में गायब है। गायब है। वो तो एडिट में ही गायब हो गया था, ओके। क्योंकि वो दिखाया नहीं, क्योंकि पता था वो नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि वो नहीं जा पाएगा। और काफ़ी लोगों ने पहले स्क्रिप्ट में ही बोला था, क्योंकि मैं सोचा था कि चलो इंडिया रिलीज में कुछ दिखाते हैं, रोमांस अच्छा रहेगा। तो वो उसमें, उसके लिखने में मेरे सबसे ज़्यादा टाइम गया। ओके जी, क्योंकि वो दोनों मिलते थे, मज़ा, वो खंडहरों में मिलते थे, अगेन सेम गुलजार, वो सब चीज़ें, वो कविता, वो सब था बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब वो, उसको ऐसी लड़की से प्यार होता है जो हर बार जब वो मिलते हैं उसका उल्लेख वो डायरी में कविता से करती है। ओ तो फिर उनका ब्रेकअप, वो बहुत ही सुंदर ट्रैक था, वो पूरा निकालना पड़ा, उसको बहुत बखूबी निभाया भी है। तो वो नाजिया का जो किरदार था, मैं सबसे ज़्यादा मेरा टाइम उसमें गया लिखने के लिए। और वो उसको प्ले किया था रीम शेख ने। इतनी बखूबी उसने प्ले किया, और मुझे अपने से ज़्यादा उसके लिए बुरा लगता है कि इतना अच्छा किरदार, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दुनिया को देखने को नहीं मिली। और आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई फील वेरी बैड। कभी लगता है कि कोई एक अनकट वर्जन आ गई, डायरेक्टर्स कट? पता नहीं, देखते हैं, शायद उसका फिर कुछ और फिल्में आए तो फिर तो शायद हो कुछ बात। तो इस चीज़ का एक, मतलब ऐसे चीज़ें हैं, वो बहुत कुछ निकला है, जैसे मतलब जैसे माँ का किरदार का भी कुछ था, वैशाली का किरदार का भी था। लेकिन यही था कि देखिए, जो भी होता है ना, वो मैं बहुत वैसा फिल्म मेकर हूँ कि जो, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा माई वर्ड इज़ द लास्ट वर्ड। मैं बहुत डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास रखता हूँ मैं, और मैं सबका मत लेता हूँ कि आपको क्या अभिप्राय लगता है इस सीन के बारे में, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। मैं सबसे पूछता हूँ, ओपिनियन सभी का लेता हूँ। इवेंचुअली मैं वही करूँगा जो लगेगा कि वो स्टोरी के लिए राइट है। तो ये ज़रूरी है मेरे लिए। सबसे बड़ी बात मार्टिन स्कॉर्सेज़े से क्या सीखने को मिली? जी, देखिए, फोकस ही है, क्योंकि कहानी को लेके जो फोकस रखना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी बोलते हैं ना, किल योर डार्लिंग्स, ये बात बड़ी ऐसी तकियानुसी लगती है, लेकिन है बहुत सच। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ है जो मेरे अंदर था, जो मेरी अपनी कहानी है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यार वो किरदार से मिलता जुलता हो, या किरदार की जो जर्नी है उससे अलाइन हो रहा है, या इसी फिल्म में आए। या इसी फिल्म में आए जी। वो, फिर वो इंडल्जेंस हुआ ना। करेक्ट। तो वो समझना कि भाई इतना फोकस रखना है कि भाई कि कहानी किसके बारे में है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे, मतलब मैंने ये सीखा, और उन्होंने वही बोला था कि वो सफ़र में ज़्यादा वो, तो मतलब बस उनके सामने बैठने का अवसर। और मैं बताऊं, उसके बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क में उन्होंने खुद स्क्रीनिंग होस्ट की हमारे लिए। वाह। सोचिए, उन्होंने गेस्ट बुलाए हम लोगों ने, और उन्होंने मेरे साथ क्यों नहीं किया। हाँ बिल्कुल। आप सोच सकते हैं मेरी कितनी, मतलब मुझे कितना डर लगा होगा, और वो समझ चुके थे कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो ये न्यूयॉर्क में हम लोग थे, तो मुझे कई दिनों से ये डर बैठा हुआ था कि भाई,
मतलब सिनेमा के जो गॉड हैं उनके सामने बैठना है। और कैसे मैं बैठूं, क्या मतलब, मैं तो पिघल रहा था सच में। तो जैसी ही उनसे मुलाकात हुई तो मेरे हाथ में पसीने छूट रहे थे। तो जैसे मुझसे हैंड शेक किया तो उनको समझ में आया ये लड़का बड़ा वो है। तो मेरे साथ बैठे, मेरे साथ गप लड़ाने लग गए, जोक सुनाने लग गए, मुझे बताने लग गए कि तुम्हें पता है मैं एक बार 70s की बता रहे थे बात कि एक वहाँ पे एक सीरियल किलर था, हिल साइड स्ट्रैंगलर। तो मेरे को बताने लगे किस्सा कि एक बार पुलिस ने गलती से, उनकी कार वैसी थी, उनका कद काठी वैसी थी, तो उन्होंने समझा कि यही है वो, उसको पकड़ लिया और वो मज़े लेने के लिए बैठे रहे। बहुत देर बाद बताया कि मैं तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हूँ। गजब। तो ये सुन के हम सब लोग ठहाके मार के हंसने लगे और मैं बाद में मुझे समझ में आया कि इनको ये जोक बताने की ज़रूरत इसलिए थी कंफर्ट कर रहे थे। क्योंकि ग्रीन रूम में हम दोनों साथ में थे, तब उन्होंने मुझे बताया हाँ, और एकदम से मैं कंफर्टेबल हो गया। ये है उनका। क्या प्यारी बात है, क्या प्यारी बात है। नीरज, एक ज़माना था जब आपने अपने लिए एक अलग करियर चुना था। ये चुना था या आपको ज़िंदगी उस राह पर ले गई थी जहां आप इंजीनियर प्लस MBA थे। जी वो वाली राह पर चलते हैं अभी। जी। देखिए क्या था कि एक हम सब के मिडिल क्लास इंडियन, उसमें एक वो पीयर प्रेशर जो रहता है ना, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, जो वो उससे मैं भी दूर नहीं रहा। सब लोग यही कर रहे थे तो मुझे भी यही था कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं। तो इंजीनियरिंग जेई की तैयारी की। जी वो की, और मैं क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए थे। तो मैंने लोकल एंट्रेंस दी थी, जो स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता था, उसमें मुझे रैंकिंग मिली अच्छी खासी। तो फिर मैं वहाँ पे इंजीनियरिंग मैंने की। फिर किसी कारण मैं मास्टर्स करना चाहता था पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैथ्स में अच्छा था। तो मैंने किया नहीं, कुछ वो बड़ा रीज़न है एक लंबा सा। तो फिर मैंने MBA किया, और MBA करते करते तब बचपन से ही देखिए फिल्मों का रुझान तो था ही, क्योंकि मेरे घर पे ना वो वाला माहौल नहीं था कि बच्चन साहब को लेके जो सब घरों में होता है, वो नहीं था। मेरे घर में ऐसा था कि मेरी मम्मी और मेरी बहनें जो स्पेशली, वो लोग दूरदर्शन की फिल्में देखती थी बहुत। तो मेरे घर में फैलाज निलानी या गोविंद निलानी या श्याम बेनेगल, पता नहीं कैसे नाम है, मतलब कुछ हो। तो बचपन में ऐसी, जो मेरे घर पे ऐसा था, ये माहौल नहीं था कि भाई बच्चन की फिल्में देखी जाए। तो मेरे पास वो कहानी नहीं है। मेरे घर पे ऐसा माहौल था कि हम लोग दूरदर्शन की फिल्में देखते थे, श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी, सही परंज पे, इन सब की जो फिल्में आती थी, सलीम लंगड़े पे मत रहो, ये सब, ये संडे को डिफाइन करता था। वाह वाह वाह। क्योंकि सब लोग इकट्ठे बैठेंगे, मम्मी बहुत अच्छा खाना बिरयानी बनाएगी और हम सब लोग इकट्ठे बैठेंगे और फिल्म देखेंगे। तो पैरेलल सिनेमा जो उस टाइम पे बोला जाता था, उसका मेरी दीदी ने काफ़ी वो किया। तो वो हम लोग देखते, तो वो देखते देखते अमूमन शायद जहन में वो छवि पड़ गई, और वैसी फिल्में देखने का वो बहुत मुझे हो गया था। वो रहा ही, लेकिन फिर भी जैसे MBA तक भी ऐसा था कि फिल्में देखना है, मज़ा आ रहा है। लेकिन हमारे MBA में एक लेक्चर था फिल्म के बारे में, मार्केटिंग का MBA था, लेकिन फिल्म का एक लेक्चर था, जो FTI से एक डीन आते थे, समर नखाते। वो बड़े त्रस्त होते थे हम सबसे, क्योंकि हम सब लोग MBA वाले बैठे हैं, सब लैपटॉप खोल के, और कोई उनकी नहीं बात सुन रहा है, और वो फिल्मों के भूत और हैं। फिल्मों के वो गुरु हैं, और वो बोलते थे, और मैं फ्रंट बेंच पे बैठ के सुनता था। अरे वाह वाह। और मैं जब कुछ सवाल पूछता था तो पीछे से चौक पड़ती थी सबके, अरे यार छुट्टी हो रही थी, क्यों विका ने सवाल कर लिया। तो वो बड़ा गुस्सा होते थे, तुम लोग कैपिटलिस्ट, जाओ अपनी इमारतें खड़ी करो, तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को फिल्मों के बारे, आर्ट के बारे में। तो उस लेक्चर में सबसे पहले मैंने सिनेमा को आर्ट मीडियम के जैसे दिखा। वाह। क्योंकि उन्होंने हमें दिखाई थी पाथेर पंचाली, फिर उन्होंने स्पेशियो टेम्पोरल डिसलोकेशन ऑफ टाइम करके कुछ जो एक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बताया। हाँ। दिल चाहता है, वो तो कुछ फिलहाल उन्होंने एक अच्छा सा एक लेक्चर दिया, तो मैं बहुत वो हो गया था। फिर बाद में कैंटीन में भी उनके साथ मिला, तो मैं फिर वहाँ से धीरे धीरे रुचि बढ़ी, फिर बड़ी हमारी रुचि आई, फिर passionforcinema.com, ये एक मेरे करियर का बहुत बड़ा हिस्सा है। कितने बड़े बड़े लोग लिख रहे थे, या वो जो लिख रहे थे वो आगे चल के कहाँ गए? जी बिल्कुल। तो वो जो आपके सुनने वाले हैं जिनको नहीं पता है, ये एक ब्लॉग था जो इंडिपेंडेंट जो सारे फिल्म मेकर्स थे, ये सब लोग आके यहाँ पे बेझिझक लिखते थे, बिल्कुल एकदम डेमोक्रेटिक वो था। श्रीराम और राघवन इसमें लिख रहे थे। कमेंट्स अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली,
दिबाकर भी लिखते थे, हंसल मेहता, सब लोग थे उस टाइम पे। और वहाँ से मैं पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे रुचि बढ़ी, मैं कमेंट करना शुरू करने लग गया। फिर मैंने हिम्मत जुटा के फिर मेरा तब हुआ कि मैं धीरे धीरे फिल्में देखना शुरू कर दिया और वर्ल्ड सिनेमा की तरफ मेरा काफ़ी रुझान हो चुका था। तो मुझे याद है सबसे पहले मैंने नूरी बिल चैलन की एक फिल्म थी थ्री मंकीज़, नहीं हाँ, तो उसका रिव्यू लिखा। फिर धीरे धीरे मैं वर्ल्ड सिनेमा के रिव्यूज़ लिखने लगा। वो इसलिए भी लिखता था क्योंकि मैं फिल्म स्कूल नहीं गया, तो मुझे एकेडमिया का बहुत वो है। अभी मुझे ख्याल नहीं कि मैं फिल्म स्कूल नहीं गया, शायद ज़िंदगी भर रहेगा। तो मैं फिल्मों को बहुत करीबी से समझना चाहता था, तो मैं स्टडी करता था। तो जैसे एक फिल्म है सेटन टैंगो, बेलाटार की फिल्म है, वो 7.5 घंटे की फिल्म है जो बहुत स्लो है, ब्लैक एंड वाइट है। उसमें मतलब पेशेंस का, वो फिल्म मैं 2 बार देख चुका हूँ बैक टू बैक, क्योंकि मैं लिखता भी, नोट्स भी लिखता था म्यूट पे, ऐसे करके मैंने बहुत डिटेलली लिखता था क्योंकि मैं उसी में अपना फिल्म की पढ़ाई करना चाहता था। ऐसे लिखते लिखते मैंने काफ़ी लिखा। तो फिर ऐसे ही मैं उस ब्लॉग के थ्रू अनुराग कश्यप के साथ रूबरू हुआ। तो उन्होंने जब इसमें भी लेवल ऑफ ऑथरशिप होती थी, उसमें मैंने काफ़ी सारे दोस्त जोड़े थे आज जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो अरुण ग्रोवर हों, सुमन मिश्रा हों, चाहे पवन झा हों, जिनके साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता है। तो इन सब से सब कुछ सिनेमाई जो सफ़र रहा है ना, जो सीखा है वहीं से सीखा। तो वहाँ जो हुआ एक अच्छा किस्सा था कि अनुराग ने हमको बुलाया और तब मैंने शायद कमीने का एक रिव्यू लिखा था। और उन्होंने 4 राइटर्स को जो सीनियर राइटर्स बन चुके थे उस ब्लॉग पे, उनको बुलाया था उनके घर। तब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रहा था। ओके जी, दिल्ली में कॉर्पोरेट काम। हाँ, वही सॉरी, एमबीए से मैं जंप कर चुका हूँ, लेकिन एमबीए के बाद फिर मैंने टेक महिंद्रा में काम किया। और फिर उसके बाद मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में ज्वाइन किया, मार्केटिंग में ही था। उस दौरान पता क्या होता था कि उस एक फिल्म है फाइट क्लब, कुछ ऐसा ही माहौल था कि आपका 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब चल रहा है, लेकिन शाम होते ही मैं passionforcinema.com पे जाता था, वो मेरा फाइट क्लब था। वाह वाह वाह। और ऐसे कई सारे लोग जो कॉर्पोरेट से जुड़े थे ना, वो लोग उस ब्लॉग पे आते थे। उनको अपना जो सिनेमाई एक जो सच है वहीं उनको मिलता था। तो वहाँ लिखते लिखते क्या हुआ कि तो फिर अनुराग ने हमको बुलाया। तो फिर मैं हाँ, जो ये कॉर्पोरेट के उसमें दौरान ये हो रहा था कि क्योंकि मैं एमबीए कर चुका था और मैं मेरे बैच का बहुत वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब एक अच्छा वो था कि मैं सबसे पहले प्लेस हो गया था मेरे बैच में, मुझे प्लेसमेंट जो जॉब की हुई थी, और मुझे बहुत हाईएस्ट अर्निंग भी हो गया था। तो मेरे परिवार में बहुत खुशी थी इस बात की। मेरे मम्मी पापा हर जगह डंके की चोट पे बोलते कि मेरा लड़का इतना सैलरी कमाता है, उतना सैलरी कमाता है, काफ़ी उनमें वो था। तो मैं, और वैसा भी था कि जब दोस्त घर आएंगे तो मैं ही सब कुछ वो करूँगा, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आलीशान तरीके से रहूँगा, बहुत पैसे खर्च कर सकता हूँ ये। तो पैसे को मैं खुशी मान लेता था। चूँकि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मैंने इसको अपना ये सच मान लिया था कि मैं खुश हूँ, और उसी डिल्यूजन में मैं काफ़ी साल बिता चुका था। और मुझे टाइटल भी बड़े फैंसी देते थे कॉर्पोरेट उसमें, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजर, ओहो, जिसका एक्चुअली कुछ होता नहीं था। तो वैसे करके तो इसलिए पैशन फॉर सिनेमा काफ़ी काम आता था, क्योंकि वहाँ आपको अपना लगता था कि कहीं तो आप सच जी रहे हो। तो ये सब सफ़र रहा। तो अनुराग ने एक बार बुलाया, तो उसके घर गए, तो बड़ी डांट लगा रहे थे सबको कि अरे तुम ऐसे क्यों लिख रहे हो, थोड़ा और खुल के लिखो। अब मुझे लगा यार मेरी बारी आ रही है। तो जैसी मेरी बारी आई तो उन्होंने बोला अरे यार मैं तुम्हारे राइटिंग का फ़ैन हूँ। तो एकदम पीछे देखने लग गया, किसके बारे में आप बोल रहे मेरी बात कर रहे हो? तो हाँ, अरे तुम बहुत अच्छा लिखते हो यार, कंटिन्यू करो ऐसे ही। तो वैसे करके बहुत दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया कि मतलब ये वो। फिर मैंने सोचा कि यार फिल्म मार्केटिंग करते हैं। वही जो एक स्नूटी एमबीए बोलते हैं ना, जो एक एमबीए का एक सर पे सींग होते हैं कि भाई हम तो भाई एलीट हैं। तो वो था कि मैं फिल्म मार्केटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो पैसे मिलते जाएंगे, सिनेमा से जुड़ा भी रहूँगा। ऐसा कुछ उसके आसपास ही कुछ मैंने एक जॉब भी पकड़ ली। मैंने एक पे कट लिया और मैं मुंबई पहुंचा। ओके जी, हिंदुस्तान टाइम्स से। और पहुंचा वहाँ पे 2 महीने काम किए मैंने। और वहाँ पे एक सेलिब्रिटी मार्केटिंग कंपनी थी,
और बड़ा ही बेहुदा कैंपेन था वो। और मैं सोचता था कि मैं यहाँ पे बेलाटार और किसलॉस्की और इन सब बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के बारे में लंबे लंबे लेख लिख रहा था, और यहाँ मैं सेलिब्रिटी मार्केटिंग कर रहा था। तो मैं बड़ा त्रस्त हो गया था। मतलब एक तो पहली बार बम्बई गया हूँ, कोई किसी को जानता नहीं हूँ, सिर्फ अनुराग को जानता हूँ, वो मेरे को प्रोत्साहन देते रहते थे। फिर मैंने उनसे बात हुई तो एक दिन मैं ऑफिस में, मैं एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि एक तो मैं B2B मार्केटिंग में था और मैं B2C मार्केटिंग में आ गया। मतलब पहले बिजनेस मार्केटिंग थी, ये कम्प्लीटली कंज्यूमर वाला था जिसको मुझे उतना आइडिया नहीं था। और मुझे एक टास्क दिया गया था कि एक सेलिब्रिटी का कैंपेन लॉन्च करो और मार्केट से 1 करोड़ रेज करो। अब कोई तैयारी नहीं हो रहा था और मैं पहली बार फेलियर देख रहा था। इससे पहले हर जगह मुझे काफ़ी ख्याति मिली है और हर कंपनी में मेरा अप्रेजल काफ़ी हाई रहा है। तब फेलियर का जब एहसास हुआ, तब अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था मैं। तो मुझे समझ नहीं आता मैं जीवन के साथ कर क्या रहा हूँ, कि मैं यहाँ पे भी सही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सही नहीं कर रहा हूँ, और सिनेमा में इतना प्यार है लेकिन क्या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं नीचे आता था और उड़ान फिल्म के गाने सुनता था, ओहो कि अपने आप को थोड़ा मतलब प्रोत्साहन देने के लिए। तो एक दिन अनुराग का फ़ोन आया, तो मैड्रिड में गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी लिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि उन्होंने बोला कि कैसा चल रहा है। तो मैंने बोला नहीं यार कुछ पता नहीं। तो बोला क्या हुआ? तो कि नहीं मतलब पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये तो मैंने नहीं सोचा था। तो तुम कब तक वो झूठ में रहोगे, तुमको अगर फिल्मों में करना है तो आ जाओ, मेरे से असिस्ट कर लो, मुझे असिस्ट कर लो। बोला अनुराग तुम्हें इतने लोग पूछते हैं यार, तुम इतने अच्छे फिल्म मेकर हो और तुम खुद मुझे बोल रही, तो बड़ी बात है, लेकिन मैं नहीं जानता, मुझ में है ये नहीं। उन्होंने बोला कि अगर तुम करके नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा तुम में है ये नहीं। वाह। वो बात मेरे को भर कर गई और मैं ऑफिस में ही था, नीचे था, उनका फ़ोन किया और वापस गया मैं, और सीधा मैंने अपना रेजिग्नेशन टाइप कर दिया गजब। और सब CEO सबको मेल भेज कर दिया। दिया। जैसे ही सेंड हो गया उसके बाद तुरंत से मैं अरे मैंने क्या कर दिया। और तभी मेरे मम्मी पापा फ़ोन करते हैं, हाँ। बोलते हैं कि हमने तुमको बोला था ये परिवार से मिलने के लिए, तुम गए मिलने के लिए? वो रिश्ते की बात कर रहे थे। मैंने बोला कि नहीं मैं तो वहाँ गया नहीं, और मैंने अभी जॉब छोड़ दी, अब मैं फिल्मों में जाऊँगा, मैं अनुराग कश्यप को शायद असिस्ट करूँगा। वो लोग बहुत गुस्सा हो गए, बहुत चिल्लाए, फिर बात करना बंद कर दिया दोनों ने। बड़ा अजीब, मतलब शायद थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट तब अनाथ वाली फीलिंग आई थी। क्योंकि उस शहर में मैं किसी को नहीं जानता था ज़्यादा, अनुराग भी नहीं थे, क्योंकि मैड्रिड में थे। जैसे ही वापस आया फिर मैंने बोला यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया किसी तरह, लेकिन अनुराग ने बहुत प्रोत्साहन दिया। फिर उन्होंने बोला कि चल मैं तुझे एक फ़िल्म दिखाता हूँ। तब उन्होंने मुझे उड़ान फिल्म दिखाई, प्रीव्यू वाली। उस देखने के बाद मुझे लगे शायद मैं सही कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पहला ब्रेक दिया मुझे। आज मेरे करियर का सबसे बड़ा कारण वही है। उन्होंने अगर वो प्रोत्साहन नहीं दिया होता, ना उन्हें अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम करने के लिए जगह नहीं दी होती, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो उनके साथ जो सीखा बहुत कुछ काम आया। सबसे बड़ी सीख ये देखिए, आप किसी भी समाज को देखें, किसी भी देश को देखें, किसी भी सोशल ग्रुप को देखें, रिलीजियस ग्रुप को देखें, कास्ट ग्रुप को देखें, LGBTQI कोई देख लीजिए, कोई भी आप ग्रुप रख लीजिए, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, पेट्रियार्की, पुरुष प्रधानता। कहीं भी आप जाइए पुरुष प्रधानता रहेगी ही रहेगी।